आज से कुछ दिन पहले हमने म्यूचुअल फंड के लमसम प्लान को लेकर एक वीडियो डाला था और उस वीडियो के थ्रू हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर किया और उस मैसेज में लिखा था कि सर मैंने आज से कुछ साल पहले अपना लगभग 1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और उस म्यूचुअल फंड में लगभग 2 या 3 साल बाद मुझे वहाँ पर लॉस देखने को मिला। मैंने अच्छे मूवमेंट का इंतजार नहीं किया और मैंने वहाँ पर एग्जिट कर दिया, तो लगभग मुझे 60,000 रुपये का लॉस हो गया। तो सर मैं ऐसे में क्या करूँ कि मैं अपने आप को कैसे यहाँ पर सेव कर पाऊँ, मुझे ये लॉस क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे उस सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की। तो गाइस मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको क्यों लॉस देखने को मिला। और गाइस मेरे सब्सक्राइबर ने ये भी कहा कि मैंने उस समय पर एक अच्छे मूवमेंट का इंतजार नहीं किया, बल्कि जब मार्केट ऑलरेडी पीक पर थी तो मैंने पीक पर बाई कर लिया और कुछ समय बाद वो मार्केट डाउन चली गई, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा डर गया था और मैंने वहाँ पर अपनी जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उसको एग्जिट कर दिया। और पता चला कि बाद में भी वही मार्केट जहाँ पे मैंने एग्जिट किया था वहीं से मार्केट वो उठ गई और वहाँ पर काफ़ी ऊपर चला गया और ऐसे में मैं उस मूवमेंट का इंतजार नहीं कर पाया। तो गाइस ये सारे कुछ कारण होते हैं जिन कारण की वजह से अक्सर हम जो म्यूचुअल फंड में फेल हो जाते हैं या फिर हमको वहाँ पर लॉस देखने को मिल जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उन सभी पॉइंटर्स के ऊपर। ये तो सिर्फ एक पॉइंटर था, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से आपको म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट जैसी चीज़ों पर लॉस देखने को मिल सकता है। आज हम बात करेंगे कि वो सारे फैक्टर्स, वो सारे पॉइंटर्स कौन से पॉइंटर्स हो सकते हैं जिन पॉइंटर्स की वजह से आपको म्यूचुअल फंड में लॉस देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आप इन जो भी फैक्टर्स है, जो भी कारण है, इन कारण को कैसे आप दूर कर सकते हैं और कैसे अपने म्यूचुअल फंड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो डायरेक्ट प्लान है और जो रेगुलर प्लान है इनके बीच में क्या फ़र्क होता है और इनके बीच में क्या टेक्निकल टर्म्स और जो भी टेक्निकल टर्म्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको कुछ म्यूचुअल फंड में नया सीखने को मिल सके और आप भी अपने म्यूचुअल फंड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके। चलिए गाइस ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो आने वाले टाइम पर जो हमारी वीडियोस होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी और आप हमारी वीडियो को मिस कर देंगे। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेते और वीडियो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं या फिर ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारण की वजह से आपको म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट जैसी चीज़ों पे लॉस देखने को मिलता है। तो गाइस ये आपके स्क्रीन के सामने कुछ पॉइंटर्स हैं और यही वो कारण है जिन कारण की वजह से आपको अक्सर म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट जैसी चीज़ों पे आपको अक्सर लॉस देखने को मिल जाता है। तो गाइस हम 1 बाय 1 इन सभी पॉइंटर्स पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आप इन सभी कारणों को, इन सभी चीज़ों को कैसे दूर कर सकते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को। तो गाइस सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है, जो हमारा सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है प्री क्लोजर। आपको देखना है कि सबसे बड़ा कारण जो हमारा है वो है प्री क्लोजर का, और यही एक कारण है जिन कारण की वजह से अक्सर जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, फिर चाहे वो फिर शेयर मार्केट में करने वाले हो, तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है जिस रीजन की वजह से अक्सर एक इन्वेस्टर को लॉस देखने को मिलता है, और इसका है प्री क्लोजर। तो प्री क्लोजर का मतलब पहले आपको समझा देते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि ये इसके वजह से क्यों आपको लॉस देखने को मिलता है। तो गाइस प्री क्लोजर का मतलब होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड जिसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होती है, एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड से पहले आप उस म्यूचुअल फंड को नहीं निकाल सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको पहले ही ब्रेक कर देते हैं। और अगर आप ऐसे में उसको कोई म्यूचुअल फंड को उस टाइम पीरियड से पहले ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे एक आपको एग्जिट लोड देखने को मिलता है, और एग्जिट लोड जो होता है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाता है। ठीक है गाइस, तो इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल समझेंगे ताकि आप इस चीज़ों को बेटर तरीके से समझ सको। जैसे गाइस मानिए कि आपने कोई म्यूचुअल फंड 2018 में एक्टिवेट करवाया था। 2018 में एक म्यूचुअल फंड आपने एक्टिवेट करवाया और उसका जो मैच्योरिटी पीरियड था वो 5 साल का था। ठीक है गाइस, यानी कि वो म्यूचुअल फंड लगभग 2023 में उसकी मैच्योरिटी होनी थी, यानी 5 साल बाद मैच्योरिटी होनी थी, और लगभग आपको यहाँ पर 15% का एवरेज रिटर्न देखने को मिलने वाला था। बट आपने क्या किया, 2023 में जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने वाला था, लेकिन आपने उसको 2022 में ही आपने उसको एग्जिट कर दिया, यानी कि 1 साल पहले ही आपने उसके मैच्योरिटी से पहले ही उसको एग्जिट कर दिया। अब गाइस अब इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा कि जब 2022 में यानी कि आपने 1 साल पहले ही जो उसको एग्जिट किया है, तो ऐसे में आपको वहाँ पर कोई ना कोई एक एग्जिट लोड परसेंटेज होगा जो देखने को मिलेगा। अक्सर जो जहाँ तक मैंने रिसर्च किए हैं, मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें 1% का, लगभग 1% का जो एग्जिट लोड होता है वो देखने को मिलता है। अब ये 1% का एग्जिट लोड कैसे कटेगा आपको ये समझाते हैं।
मानो कि 2018 में आपने 1 लाख रुपए लगाए थे इसमें, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने 2018 में किया और 2022 आते आते वो आपका 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए बन गया। एग्जाम्पल के समझना, आपका वो 2022 आते आते यानी लगभग 4 साल बाद वो आपका 1 लाख 3 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो भी आपको परसेंटेज ग्रोथ मिला उसके कारण से आपको 3 लाख रुपए बन गए। अब 3 लाख रुपए, यही 3 लाख रुपए अगर 2024 में आता तो लगभग हो सकता था कि वो 4 लाख रुपए बन जाता, बट आपने क्या किया, उसे प्री क्लोजर यानी कि इसकी मैच्योरिटी से पहले ही आपने उसे 2022 में 3 लाख रुपए बाहर निकालने की कोशिश करी। अब ऐसे में क्या होगा गाइस, जो ये आपका 3 लाख रुपए है, यानी कि जो 1 लाख रुपए आपका 3 लाख रुपए बना है, इस 3 लाख रुपए पे आपका जो एग्जिट लोड है यानी कि 1% वो काट लिया जाएगा और 1% काट के आपको जो भी आपका अमाउंट बचा होगा, जो भी आपका रिटर्न प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो गाइस ऐसे में आपको जितना प्रॉफिट एक्चुअल में मिलना चाहिए था उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा। एक तो कारण यहाँ पे ये लॉस होता है कि यहाँ पे आपको एग्जिट लोड देना पड़ जाता है और इस कारण से आपको जो प्रॉफिट होता है वो घट जाता है। तो सबसे बड़ा कारण तो आपका ये हो गया। दूसरा, प्री क्लोजर में आपको क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपको वो समझाते हैं। दूसरा गाइस इफेक्ट पड़ सकता है, मानो कि आपने 2018 में एक म्यूचुअल फंड में, कोई भी म्यूचुअल फंड है, मान लो कि SBI कॉन्ट्रा का म्यूचुअल फंड है, आपने यहाँ पे इसको एक्टिवेट किया। अब यही म्यूचुअल फंड 2024 में इसका क्लोजर था, 2024 में हो सकता है कि 2024 में अच्छा खासा रिटर्न दे देता। अब क्या हुआ, किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। समझने की गाइस कोशिश करना कि यहाँ पर किसी म्यूचुअल फंड, एक इन्वेस्टर ने इस म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए 2018 में इन्वेस्ट किया। मार्केट ऐसे करके बूम करती ऊपर ऊपर चले गई, मार्केट ऊपर बूम करी। अब इन्वेस्टर्स को लगा कि हाँ मार्केट काफ़ी बूम कर रही है, तो अब अचानक से क्या हुआ, कभी देखो मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, कोई ना कोई ऐसा कारण होता है, कभी कभी मार्केट डाउन हो जाती है और साल में 1 या 2 बार ऐसा होता है कि मार्केट किसी न किसी क्राइसिस के कारण मार्केट डाउन होती है। अब मार्केट यहाँ से डाउन होके इधर आ गई, ऐसे मार्केट उठी फिर नीचे आ गई। इन्वेस्टर्स को लगा कि हाँ तो मेरा लॉस हो रहा है, आपका 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए बन गया और ये टाइम पीरियड 2023 का था, यानी कि 2018 से आते आते 2023 में आया। 2023 से मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई, गिर गई और 2023 में आके जो इन्वेस्टर ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था अब वो अमाउंट 3 लाख रुपए पर आ गया। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या किया, एक इन्वेस्टर ने ऐसा किया कि 2023 में अपने जो म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट से इन्वेस्ट किया था वो प्री क्लोजर कर दिया, यानी उसको अमाउंट को निकाल लिया। अब यहाँ पे उसने 2 लाख रुपए के लॉस पर वो अमाउंट वहां से निकाल लिया। अब पता चला 1 साल बाद, जहां 2023 में उसने पैसा निकाला था और 2000 जैसे क्राइसिस आया, क्राइसिस जाने के बाद वो मार्केट ने फिर से बूम करना शुरू किया और 2024 में मार्केट उठ के बिल्कुल ऊपर चली गई, मार्केट इधर पहुंच गई और लगभग ये 5 लाख रुपए पता चला कि अचानक से 5 लाख 8 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब गाइस यहाँ देखिए, जिस इन्वेस्टर ने 2018 से इन्वेस्ट करके 2023 में उसको लॉस देखने को मिला तो उसने क्या किया, वहां पे अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लिया लॉस में और वो वहां पर इंतजार नहीं कर पाया। और दूसरा इन्वेस्टर जिसको लगा कि हाँ मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन उसने उसके बावजूद वहां पर वो स्टेबिलिटी बनाए रखा, वो वहां पर लगातार निरंतर अपनी नज़र बनाए रखा और इंतजार किया और 2024 में उसको प्रॉफिट हो गया। तो गाइस ये कारण होता है कि आपको क्या पता कि अभी आपका लॉस है, तो हो सकता है कि वो अगले साल उठ जाए मार्केट, अगले 2 साल बाद उठ जाए, अगले 3 साल बाद, 5 साल बाद, एक ना एक दिन मार्केट जरूर उठेगी और मार्केट उठती है या मार्केट नीचे नहीं जाती गाइस। हाँ, क्योंकि देखो मैंने बताया साल में 1 या 2 बार ऐसा क्राइसिस आता है जिसके कारण से मार्केट डाउन चली जाती है। जैसे बताते हैं, एक पीरियड आपने देखा था कि लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन के पीरियड में मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई थी, मार्केट पूरी गिर गई थी। एक दूसरा देखोगे तो एक जब नोटबंदी का टाइम आया था तो नोटबंदी के टाइम पर भी जो मार्केट थी बहुत ज़्यादा गिरी थी। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन चली जाती है। जैसे कोरोना का टाइम बहुत बिल्कुल मार्केट नीचे आ गई थी। तो ऐसे कुछ क्राइसिस होते हैं जिन क्राइसिस के कारण मार्केट बिल्कुल डाउन चली जाती है। तो ऐसे में भी आपको वहाँ पर एक निरंतर आपको लगातार वेट करते रहना है, एक अच्छे मूवमेंट का इंतजार करना है। ऐसा नहीं कि आपको जल्दबाजी में लॉस को देख कर डर जाना है और पैसा बाहर निकालना है, ऐसा नहीं करना है। अगर देखो मार्केट अभी है तो मार्केट उठना जरूर है। आप देखोगे, अगर आप मार्केट का NSE चार्ट खोलोगे तो उसमें ये देखोगे कि मार्केट कभी ऐसे गई तो मार्केट नीचे जरूर गिरती है, लेकिन मार्केट जब वापसी उठती है तो अपने पुराने वाले पीक पॉइंट से अक्सर ऊपर की ही और जाती है। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट गाइस देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये 2 पॉइंटर समझ आए। जिस पॉइंटर मैंने आपको बताया, मार्केट के प्री क्लोजर में आपको 2 कारण ऐसे हो सकते हैं जिस कारण की वजह से आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस,
प्री क्लोजर के अंदर क्या कारण होते हैं, वो कारण की बात करते हैं। तो गाइस कारण होता है पहला आपका फियर, आपका डर। तो मैंने अभी डर की बात करी कि वो कौन सा डर हो सकता है जिस डर की वजह से अक्सर हमें जो म्यूचुअल फंड है उसमें लॉस देखने को मिल जाता है। तो गाइस मैंने फियर बताया, वो फियर क्या था कि आप अक्सर डर जाते हैं और ये देखते हैं कि हाँ मुझे म्यूचुअल फंड में लॉस हो रहा है, और उस लॉस को देखकर आप डर के मारे पहले ही प्री क्लोजर कर देते हैं और अपने अमाउंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं करना है, आपको इंतजार करना है और इंतजार करने के बाद डेफिनेटली वहां पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दूसरा बताया था मैंने आपको लैक ऑफ पेशेंस। आपको पेशेंस ही नहीं है, इंतजार ही नहीं है, आपको इंतजार करना है गाइस। अभी 2023 में 2024 में हो सकता है किसी का म्यूचुअल फंड लॉस दिखा रहा हो, बट क्या पता वही म्यूचुअल फंड आपको 2025, 26, 27, 28 में प्रॉफिट दे जाए। तो अच्छा है कि लॉस अच्छा है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो गाइस ये चीज करना है आपको। दूसरा, तीसरा कारण एक होता है अर्जेंट नीड ऑफ अमाउंट। इस चीज के बीच में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है किसी के फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन आ जाती है, तो ऐसे में उसको पैसा निकालना पड़ जाता है। तो ये एक अलग फैक्टर है जिसके आपकी मजबूरी होती है पैसा निकालना पड़ जाए। लेकिन इसमें भी मेरा आपको एक सलाह ये रहेगी कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, आप सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करें जिस पैसों के आपको कुछ टाइम पीरियड तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मानो कि 5 ईयर्स के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, 5 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो कोशिश करना कि 5 ईयर तक आपको उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इसके एडिशनली भी आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट हो जिस अमाउंट को आप अपने डेली रूटीन, अपने घर खर्चे में ले सकें। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना पॉइंटर आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा। गाइस अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पे, जो है नॉट डाइवर्सिफाई। ये गाइस नॉट डाइवर्सिफाई का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग या तो हो सकता है कि हम ज़्यादा ही जोश में आ जाते हैं कि हाँ हमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। तो गाइस ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ ना करना है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको वेट करना है और वेट करने के बाद डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। डाइवर्सिफाई का मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये पड़ा है, जैसे गाइस मान लो मेरे पास 1 लाख रुपये है, तो अब मैं कई बार जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स होते हैं 90% इन्वेस्टर क्या होते हैं, अगर उसके पास 1 लाख रुपये पड़ा है तो वो क्या करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो कि यह है आपका SBI कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ, तो मैंने SBI में लगा दिया, पता चला कि यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिला, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली वहाँ पे लॉस हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हो ही सकता है, बट लॉस होगा तो आपको डायरेक्टली आपको इफेक्ट करेगा 1 लाख के ऊपर। तो इससे अच्छा है कि आप इस 1 लाख रुपए को डाइवर्सिफाई कर दीजिए, बांट दीजिए और डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो इसे 4 हिस्सों में बांट दीजिए, 25-25 हज़ार के हिस्से में बांट दीजिए। ऐसे 4 हिस्सों में आपको बांटना है गाइस, और 4 हिस्सों में बांटने के बाद इनको डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे मान लो कि एक पराग पारिख में कर दिया, SBI के म्यूचुअल फंड में कर दीजिए, फिर आपके HDFC के में कर दीजिए, या फिर कॉन्ट्रा वाले में कर दीजिए। तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड में 25 हज़ार करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा, कल को मानो कि आपका कॉन्ट्रा वाला फंड जो है आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, लॉस में चला गया, तो आपके पास स्टिल 3 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिट जरूर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको वहां पर ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको वहां पर प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप अपने अमाउंट को डाइवर्सिफाई करिए, बल्कि ऐसा मत करिए कि आपको किसी भी एक म्यूचुअल फंड में आपको लगातार इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पॉइंटर भी आपको समझ आ गया होगा। अगला पॉइंटर की बात करते हैं। अगला पॉइंटर हमारा नॉट मॉनिटरिंग योर इन्वेस्टमेंट। आप अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो, आप ये जज करने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट कितने का अमाउंट है। आप कई बार ये करते हो, आपने देखा कि ये म्यूचुअल फंड कोई है, मान लो कि SBI का म्यूचुअल फंड है, आप SBI की म्यूचुअल फंड में आपने सीधा अपने इन्वेस्टमेंट, आपके पास 5 लाख रुपए पड़े, सीधा आपने 5 लाख रुपए लगा दिए। गाइस ऐसा नहीं करना है, आपको ये देखना है कि इस 5 लाख रुपए आपके फैमिली में भी जरूरत पड़ सकती है, आपके उसमें घर खर्चों में जरूरत पड़ सकता है। किसी के कहने पर, बहकावे पर आपको सीधे आके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको देखना भी है कि क्या आप वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने घर खर्चे सारे चला पाएंगे, क्या आप उसके साथ में जो रिस्क लेवल है क्या वो रिस्क टॉलरेट कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका जो रिस्क लेवल है वो भी आपको कंसिडर करना है। रिस्क लेवल देखना है, हर एक चीज फैक्टर को देखना है, उसके बाद अपने जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना है। आप बिना किसी मॉनिटर अमाउंट, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को बिना मॉनिटर करे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पहले जज करिए कि आपके पास कितना अमाउंट है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा। गाइस अगला पॉइंट होता है हमें सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में लॉस होने का। गाइस वो होता है हमें फाइनेंस में आपकी एजुकेशन, जो आपकी फाइनेंस एजुकेशन है उसकी कमी होना। अगर आपको फाइनेंस, शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड की नॉलेज ही नहीं है तो ऐसे में आपको वहाँ पर डेफिनेटली लॉस देखने को मिलेगा। तो गाइस हम अपने चैनल के ऊपर फाइनेंस से रिलेटेड लगातार वीडियोस लाते रहते हैं, इसकी जो नॉलेज वीडियो है वो लाते रहते हैं ताकि आप इन चीज़ों के बारे में समझ सकें। गाइस अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी वीडियो देखने को मिलेगी और आपको हर एक चीज़, जो भी हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ को बहुत डीपली समझाते हैं। हम ये कोशिश करते हैं, देखो गाइस ये सारी वीडियोस अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये वीडियो 2 या 3 मिनट की भी बन सकती है, 5 मिनट की भी बन सकती है, 10 मिनट की भी बन सकती है, लेकिन आप ये देखेंगे हमारे चैनल पर लगभग सारी वीडियो ही आधे घंटे से ऊपर की होती है। क्यों? क्योंकि हम हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट ऐसे पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस मैंने बताया कि हमारा कारण क्या होता है। हमारा चौथा सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे पास फाइनेंस की एजुकेशन ही नहीं होती है। गाइस इसके अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं तो हमें स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बारे में ही नहीं पता कि स्टॉक क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। कई 90% जो बिगनर्स हैं वो स्टॉक और म्यूचुअल फंड को एक ही समझ लेते हैं, सोचते दोनों एक ही तो है। गाइस दोनों एक नहीं है। अगर आप स्टॉक के अगर स्टॉक में जाओगे तो आपको जो स्टॉक का चार्ट होता है उसमें वॉलेटिलिटी होती है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो उसका चार्ट होता है, चार्ट कुछ ऊपर नीचे यूँ चलेगा, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे आप कि मार्केट ऊपर जा रही है डाउन जा रही है, ऐसे में आपको देखने को समझ नहीं आएगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड का जो चार्ट होता है उस म्यूचुअल फंड के चार्ट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को कम मिलेगा, बल्कि उसमें आपको अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, दो ही ट्रेंड होंगे, या तो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन 95% केसेस पर आपको मार्केट कुछ ऐसे दिखेगी उठती हुई ऊपर, ऐसे मार्केट ऊपर उठती हुई दिखेगी। लेकिन जो आपका स्टॉक वाला चार्ट है, स्टॉक वाले चार्ट में आपको मार्केट स्टेट भी पोजीशन में चलेगी, हालांकि उठेगी बट वो बहुत ही ऊपर नीचे करेगी, जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड में आपको उम्मीद है कि इतना समझ आ रहा होगा। इसके साथ साथ अगर स्टॉक जाते हैं तो स्टॉक के अंदर क्या होता है, आप किसी भी कंपनी का एक इंडिविजुअल स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने अडानी की स्टॉक की बात करी तो अब अडानी पावर, अडानी के जो भी स्टॉक हैं वो खरीद सकते हैं। जैसे मैं की बात करूँ इंडियन ऑयल की स्टॉक खरीद सकते हैं, या टाटा पावर की स्टॉक खरीद सकते हैं, टाटा स्टील खरीद सकते हैं। तो ये अलग अलग कंपनी के इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, आप उन्हें यहाँ पर स्टॉक के थ्रू बाय करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप किसी भी एक कंपनी होती है, उस कंपनी की म्यूचुअल फंड पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो कंपनी जाकर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि आपने बीच में किसी व्यक्ति को अपने पैसे को सौंप दिया और वो पैसा आपका जो बीच में फंड मैनेजर जो भी होगा, वो जो बीच में एडवाइजर है, वो पैसा आपका कहीं और इन्वेस्ट करेगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये डिफरेंट सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ये हो सकता है ये पैसा आपका इक्विटी में कर दे, कुछ पैसा डेब्ट में कर दे, कुछ पैसा कैश में कर दे। तो हो सकता है ये डिफरेंट सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन स्टॉक के अंदर आप खुद पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं और आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किसी इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर होता है। बट म्यूचुअल फंड में आपके डिफरेंट स्टॉक, डिफरेंट शेयर मार्केट या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दूसरा अगर मैं कारण बताऊं, दूसरा इसमें फर्क क्या होता है, स्टॉक के अंदर आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिस्क इसमें, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक है, आज मार्केट उठ गई, आज उस इंडिविजुअल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलेगा। अगर इंडिविजुअल कंपनी का जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आपको वहाँ पर लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, आपको 95% केसेस पर प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। क्यों? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका पैसा डिफरेंट सेक्टर पर इन्वेस्ट होता है, और ऐसे में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका इक्विटी में आपको लॉस हो जाए, हो सकता है डेब्ट में आपको फायदा हो जाए, या फिर अगर दूसरे डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होंगे या डिफरेंट गवर्नमेंट के स्कीम में इन्वेस्ट होंगे, तो ऐसे में हो सकता है आपको एक तरफ से लॉस देखने को मिल जाए बट बाकी तरफ से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऐसे में आपका ये म्यूचुअल फंड यहाँ पे प्रॉफिट दे जाता है। और यही हम बात कर रहे थे डाइवर्सिफाई की, तो म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई ही करता है और कुछ नहीं करता। स्टॉक में आपको बताया, स्टॉक कंपनी का एक इंडिविजुअल होता है, आपको वहाँ पे रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टॉक की ओर मूव ना करें, आप बल्कि म्यूचुअल फंड की ओर मूव करें, वहाँ पर प्रॉफिट करें, स्टॉक की ओर ना जाए। अगर आप स्टॉक की ओर जाते हैं तो हो सकता है कि आपका कैपिटल यानी कि जो आपका अमाउंट है वो जीरो हो जाए। तो गाइस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है गाइस इतना चीज़ आपको समझ आया होगा। गाइस इसके बाद आता है अगला पॉइंटर, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि डायरेक्ट प्लान क्या होता है
म्यूचुअल फंड जो हमारा रेगुलर प्लान क्या होता है, हमें यही नहीं पता। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी कमी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंस एजुकेशन की कमी होना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। गाइस मैं बता दूं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान के अंदर क्या होता है गाइस, डायरेक्ट प्लान में ये होता है आप जो भी म्यूचुअल फंड बाय करते हैं वो डायरेक्टली किसी कंपनी के थ्रू आप बाय कर लेते हैं। किसी कंपनी है, जैसे मान लो कि स्टेट बैंक का कोई म्यूचुअल फंड है, स्टेट बैंक का कोई म्यूचुअल फंड है, आपने डायरेक्टली बाय कर लिया। तो ये आपने डायरेक्ट खुद बाय किया, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में क्या होता है, आपने स्टेट बैंक का कोई भी म्यूचुअल फंड है, स्टेट बैंक का, बट स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड को आपने डायरेक्ट बाय नहीं किया, आपके बीच में कोई एक इंटरमीडिएटरी पर्सन था, कोई थर्ड पर्सन था, उस थर्ड पर्सन के थ्रू आपने यहाँ पे बाय किया। जो थर्ड पर्सन होगा वो आपको कुछ चार्ज काटेगा आपसे, कोई चार्ज हो सकता है, वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेगा आपसे, और एक्स्ट्रा चार्ज लेके आपको वो जो आपका SBI का फंड है वो आपको खरीद कर देगा। यानी कि बीच में ब्रोकर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, या फिर आपका कोई भी बीच में एक थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं। आप इनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। गाइस देखिए इसमें ऐसा क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। गाइस यहाँ देखेंगे आप, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के ऊपर हमने एक डिटेल्ड में एक कॉन्सेप्ट लिख रखा है, इस चीज़ से आप इस चीज़ को बेटर समझ सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेगुलर प्लान के अंदर ये होता है कि इन अ रेगुलर प्लान इन्वेस्टर्स, आप ध्यान से गाइस को ध्यान से पढ़ना, इन्वेस्टर परचेस म्यूचुअल फंड यूनिट्स थ्रू, गाइस ध्यान देना, थ्रू इंटरमीडिएट्स लाइक ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। दिस इंटरमीडिएट्स आर अ कमीशन or fee which is embedded in the expense ratio of mutual fund. This commission or fee is paid by the investor directly through higher expenses. गाइस क्या समझ आया इसमें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हो तो कोई थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन के रूप में आपका ब्रोकर हो सकता है। आपको शायद अगर ब्रोकर ना पता हो तो बता दूं, एंजल वन हो गया, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जो भी डीमेट अकाउंट होते हैं, आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, उस डीमेट अकाउंट के थ्रू आप अपना म्यूचुअल फंड बाय करते हैं। तो ये बीच में ब्रोकर हो गए। अगर इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर जो एक्स्ट्रा व्यक्ति जिसको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, तो आपने उसके थ्रू करा तो वो अपना बीच में कोई चार्ज काटेगा और आपको वो चीज़ जो भी आप म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हैं वो बाय करने में आपकी हेल्प करेगा। ये हो सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, आप उनके पास जाके भी यहाँ से बाय कर सकते हैं, यानी कि आपका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर आपको ये जो ब्रोकर है, थर्ड पर्सन है, ये आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। हो सकता है वो चार्ज 1%, 2%, 3%, जो भी इनका चार्ज होगा वो होगा। ये सारे चार्ज आपके एक्सपेंस रेशियो में काउंट होंगे। अब आपको डाउट होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के हमने एक छोटी वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो। आप हमारे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको शॉर्ट जो है एक्सपेंस रेशियो का वीडियो मिल जाएगा। तो ये एक्सपेंस रेशियो में क्या होगा, वो लोग आपको एक एक्सपेंस रेशियो के ब्याज पर एक्स्ट्रा कमीशन काट लेंगे, जिससे आपको प्रॉफिट थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बट अगर मैं बताऊं, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप रेगुलर प्लान की ओर ही मूव करिए। डायरेक्ट प्लान में गाइस क्या होता है कि इन अ डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टर्स परचेस अ म्यूचुअल फंड यूनिट्स डायरेक्ट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड कंपनी बाईपासिंग एनी इंटरमीडियरीज, यानी कि बीच का पर्सन ही है गाइस, कोई थर्ड पर्सन, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई आपके बीच में नहीं आएगा। आप डायरेक्टली उस कंपनी से अपना जो भी आपका प्लान है वो बाय कर लेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कोटक का म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो आप सीधा कोटक की वेबसाइट पर पहुंच गए। आपको SBI का म्यूचुअल फंड खरीदना है, सीधा SBI की वेबसाइट पर पहुंच गए, सीधा SBI के पास पहुंच गए। आपको किसी भी चीज़ का म्यूचुअल फंड करना, डायरेक्टली उस पर्सन के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में होता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट प्लान। और इनके बीच में काफ़ी गाइस फर्क होते हैं, इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है अब हम वो भी समझते हैं। गाइस इफेक्ट पे आते हैं, तो इफेक्ट के अंदर आप ये देखेंगे, मैं आपको इफेक्ट थोड़ा समझा देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। गाइस अगर मैं बात करूं एक्सपेंस रेशियो की, तो अगर डायरेक्ट प्लान में आप जाते हैं तो डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलेगा। क्यों गाइस, मैंने बताया अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट प्लान के अंदर आप किसी भी जो बी थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं जाते हैं, आप डायरेक्ट बाय करते हैं। तो डायरेक्ट बाय करने के कारण क्या होता है, जो बीच के लोग जो होते हैं, जो थर्ड पर्सन होते हैं, वो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपके एक्सपेंस रेशियो पे ऐड नहीं करते। तो ऐसे में आपको वहां पर जो डायरेक्ट प्लान है वहां पर थोड़ा एक्सपेंस रेशियो कम होगा, जिससे कि आपको थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे गाइस लिख भी रखा हमने, बिकॉज दे डू नॉट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होता है। अगर बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की,
तो गाइस यहाँ पे रिटर्न की बात करते हैं तो लोअर एक्सपेंस रेशो होने के कारण जो हमारा डायरेक्ट प्लान होता है उसके अंदर आपको थोड़ा हायर ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा रेगुलर प्लान की तुलना में, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपका थर्ड पर्सन जो भी आपका ब्रोकर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो कुछ कमीशन काट लेंगे जिसके कारण से आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट प्लान में आपको जो आपका डायरेक्ट प्लान है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगला है इन्वेस्टर्स एजुकेशन। जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है उसकी एजुकेशन है यहाँ पर, तो एजुकेशन गाइज बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट प्लान के अंदर गाइज क्या होगा कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वो इन्वेस्टमेंट खुद के रिसर्च पर करना पड़ेगा, खुद के भ्याप पे करना पड़ेगा। आपके पास कोई अगला व्यक्ति नहीं होगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हैं, मूव करते हैं, तो वहां पर आपको डिफरेंट लेवल पर आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपको एडवाइस मिल सकता है, जो कि आपके ब्रोकर्स, आपके एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर वो आपको दे देंगे। तो बिगिनर के लिए ज़्यादा बेटर होता है कि आप रेगुलर प्लान में मूव करिए। ठीक है। दूसरा कॉस्ट, खर्चे की बात करते हैं तो रेगुलर प्लान के अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी आपके साथ इंक्लूडेड है। और अगर आप जैसे ही आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कॉस्ट थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई थर्ड यानी कि एडवाइजर, ब्रोकर कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ आ गया कि इनके बीच में क्या फ़र्क होता है। तो गाइस एक चीज़ और बात करते हैं, यहाँ पे गाइस देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंटर और है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ये चीज़। गाइस अभी रिसेंट में जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि मेरे पे एक कमेंट आया था, एक हमारा ही जो हमारा फॉलोवर है उसने हमें बताया कि उसने एक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था। तो एक बार उसका भी वो देख लेते हैं। गाइस मान लो कि मार्केट कुछ ऐसे चल रही थी, मार्केट कुछ ऐसे मूव करके ऊपर की ओर मूव कर गई। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, या अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया। और गाइस मैं बताता हूँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, एक सेकंड। एक व्यक्ति ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पर, ये 2012 का पीरियड था। एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था कि 2012 के पीरियड में उस व्यक्ति ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और 2016 में मार्केट पूरी डाउन गिर गई और मार्केट ऐसे डाउन गिरकर उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, यानी करीब 2.5 से 3 लाख का उसको लॉस हो गया। अब वो व्यक्ति डर गया, वो इंतजार नहीं कर सका और उसने वहाँ पर अपना जो म्यूचुअल फंड था वो क्लोज करवा दिया। ऐसे में वहाँ पर उसको 2.5 से 3 लाख का लगभग का लॉस देखने को मिल गया। बट बाद में आज वो मार्केट आप देखेंगे तो मार्केट आज यहाँ 2024 में यहाँ पर है, आज मार्केट 2024 में यहाँ पर है। अगर फिर भी देखा जाए 2016 में व्यक्ति ने यहाँ पर निकाला था और 2018 में के आसपास भी मार्केट उसके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से काफ़ी ऊपर थी, आप देख सकते हैं लगभग काफ़ी ऊपर था। तो ऐसे में उस व्यक्ति को लॉस हो गया, वो इंतजार नहीं कर पाया। तो उस व्यक्ति का हमारे पास हमारे सोशल मीडिया पर कमेंट आया, सोशल मीडिया पर उसने हमें मैसेज किया कि सर हमारे पास हमने 2012 में इन्वेस्टमेंट किया था, क्या उस पैसे का कुछ हो सकता है। तो गाइस आपने ऑलरेडी क्लोज करवा दिया तो कुछ नहीं हो सकता, आपको इंतजार करना चाहिए था। इंतजार करते तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलता, आपने इंतजार नहीं किया, आप डर गए थे, इसलिए आपको वहाँ पर प्रॉफिट देखने को नहीं मिला गाइस। तो इसी चीज़ों को यही कुछ कारण है जिन कारण की वजह से आपको म्यूचुअल फंड में लॉस गाइस देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं कुछ और पॉइंटर्स के ऊपर। जैसे हमने बात किया अभी लैक ऑफ एजुकेशन की बात करी, अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंटर पर जो कि है नॉट डूइंग इनफ रिसर्च। आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट से पहले क्या आपको कोई रिसर्च नहीं करनी चाहिए? आपको गाइस प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, या आपको देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्या है। हर एक फैक्टर्स पर आपको ध्यान से रिसर्च करने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद तभी आपको निर्णय लेना चाहिए। विदाउट रिसर्च आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते गाइस। मैं बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंटर पर आपको रिसर्च करना चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे आप तो गाइस 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म के थ्रू आपको या तो टेक्निकल टर्म या आपका फीस। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो टेक्निकल टर्म देखते ही नहीं है और फीस को इग्नोर कर देते हैं और सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उसके कारण क्या होता है, उनको लॉस देखने को मिल जाता है। तो गाइस ऐसा नहीं करना है, आपको टेक्निकल टर्म भी देखना है। टेक्निकल टर्म में बात करूँ तो गाइस टेक्निकल टर्म के अंदर आप ये देखेंगे, आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका नेट वैल्यू देखना है कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि उसका क्या अभी प्राइस चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा टोटल। फिर उसका म्यूचुअल फंड का टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल ऑम वैल्यू कितनी है, ये आपको डिसाइड करना है। प्रीवियस रिटर्न परसेंटेज, लास्ट कुछ सालों में या लास्ट जब से बना है एवरेज कितना रिटर्न दिया आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको जो फंड मैनेजर, उस म्यूचुअल फंड जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर वो कौन है
और उसका एक्सपीरियंस कितना है आपको वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका फंड मैनेजर जितना एक्सपीरियंसफुल होगा उतना आपको रिटर्न वो लाकर देगा। तीसरा, आपको मार्केट कंडीशन जरूर समझने गाइस। अगर मार्केट नेगेटिव चल रही है तो आपको देखना है, आपको इंतजार करना है कि मार्केट जितने हद तक गिर सकती है गिरने दे पहले, उसके बाद आप बाय करें। आप ऑलरेडी मार्केट अगर पीक पर है, आप पीक पे बाय नहीं करना है। मार्केट जैसे मार्केट मानो गाइस, मार्केट यूं चली, ऐसे चली, यूं आई, ऐसे आई, तो गाइस आपको यहाँ पर बाय नहीं करना है। अगर मार्केट कंडीशन नेगेटिव चल रही है, मार्केट गिर रही है, तो मार्केट के गिरने का इंतजार करें जब तक मार्केट गिर कर अपने लास्ट बिंदु पर ना आ जाए, आपके रेजिस्टेंट पर ना आ जाए, वो लास्ट मार्केट पॉइंट पर ना आ जाए, तब तक आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको इंतजार करना है। और जैसे ही मार्केट बिल्कुल डाउन लेवल पर आ जाए, आपको तुरंत इन्वेस्टमेंट कर देना, तो आपको वहां पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें हैं आपको कंसिडर करनी है और उसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना पॉइंटर ये चीज समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं फीस। कई मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो फीस देखते ही नहीं, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एग्जिट लोड यानी कितने अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगर मैच्योरिटी से पहले ही अपने म्यूचुअल फंड को एग्जिट मारते हैं तो वहां पर कितने % का एग्जिट लोड कटेगा आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे में भी आपको लॉस देखने को मिल सकता है। उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है, क्या टैक्स है और क्या सेल्स चार्जेस है, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है। बिना इन सभी टैक्स को, फीस को कंसिडर किए आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन चीज़ों के ऊपर हमने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है हमारे चैनल के ऊपर, इसके ऊपर पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। गाइस, अब बात करते हैं कुछ पॉइंटर और, जैसे चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस। कई इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो देखते हैं कि लास्ट टाइम इसने 12% का रिटर्न दिया, 20% का रिटर्न दिया, 50% का रिटर्न दिया, बस वही देख के इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 50% रिटर्न दिया तो अगले 5 साल बाद भी ये 50% का रिटर्न ही देगा। गाइस, ऐसा नहीं होता है। देखो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड ने अपने पास्ट परफॉर्मेंस में जो रिटर्न दिया वही रिटर्न वो कंटिन्यू रखेगा, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है। आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, प्रॉपर रिसर्च करना है। बिना रिसर्च के कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सिर्फ पास्ट के परफॉर्मेंस को देखकर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पे, हमारा है रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस आता है किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड का रिस्क देखना है। अगर रिस्क ज़्यादा हाई है और रिस्क अगर लो है तो ये देखना है कि अगर रिस्क लो है तो आपको अपने रिस्क, जो आपका रिस्क लेवल है, उस रिस्क लेवल को देखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आपको ये नहीं देखना है कि अगर आपका रिस्क टॉलरेशन लेवल अगर लो है और आप हाई में रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो गाइस ऐसा नहीं करना है। आपको इंतजार करना है कि आपका जो रिस्क टॉलरेंस लेवल है वो कितना है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है तो आप हाई की ओर मूव कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल कम है तो आपको लो की ओर मूव करना है। गाइस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और बाकी इसके अलावा कुछ और भी पॉइंटर्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। एक होता है कैलकुलेशन पार्ट। आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पर आपको कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए। जैसे मान लो कि कैलकुलेशन में क्या होता है, मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉपर कैलकुलेशन करते ही नहीं है। मान लो कि मुझे लास्ट टाइम 20% का रिटर्न मिला था, तो अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता हूँ, अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो 20% के हिसाब से मुझे कितने % का रिटर्न मिलेगा, ये कैलकुलेशन करना गाइस मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को नहीं आता और इस कारण से भी उनको लॉस देखने को मिल जाता है। तो गाइस, अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो ऐसे में जरूरी नहीं कि आपको मैन्युअली, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा गूगल पर जाना है, और आपको सर्च करना है। जैसे मान लो कि आपको SIP है या फिर लमसम है, जो भी है, आप बस इनके आगे लिख दीजिए कैलकुलेटर लिखेंगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट मिल जाएगी। किसी भी वेबसाइट में जाए और वहाँ पर जाके अपना अमाउंट डालकर, परसेंटेज डालकर और टाइम पीरियड को डालकर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने आपके साथ लगभग वो सारे कारण शेयर किए जिन कारण की वजह से लगभग जो म्यूचुअल फंड में 95% लोग हैं उनको लॉस देखने को मिलता है। गाइस, इस वीडियो में हमने आपके साथ डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान के बीच में डिफरेंस शेयर किया और ये भी बताया कि आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।